Hello students of plus 2 class. We are going to discuss the applications of Gauss's law. हमने Gauss's law की एप्लीकेशन स्टडी करनी है। तो देखिए सबसे पहली एप्लीकेशन है to find out the electric field intensity due to one-dimensional distribution of charge. One-dimensional distribution of charge means due to a straight wire which is uniformly charged. So for that purpose, let us consider we are having a straight wire. हमारे पास कोई वायर दी हुई है और इस वायर के ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है like this. Let the length of the wire is, let it is small. तो एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर गिवन है जिसकी लेंथ है L. हमने इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, वो भी बाय यूजिंग गॉसेस लॉ. ठीक है. तो देखिए गॉसेस लॉ का जब भी यूज करना है वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए गॉसियन सरफेस. हमें एक क्लोज्ड सरफेस की जरूरत पड़ती है. तो लेट हियर इट इज सम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. दिस इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एट व्हिच वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर. तो मान लेते हैं इस वायर से पॉइंट P का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज स्मॉल r. तो सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा एक गॉसियन सरफेस. देखिए एक गॉसियन सरफेस हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट P. जो पॉइंट P में से होते हुए पास होगा तो इसलिए इट विल बी ए सिलेंडरिकल closed surface like this. तो इसलिए हमारे पास गॉसियन सरफेस आ गया. Here this Gaussian surface is a cylinder. ठीक है. तो मान लेते हैं ये जो चार्ज है this charge is Q and its charge density is lambda. ठीक है. तो if lambda is the charge density, ठीक है, on the uniformly charged straight wire. ठीक है. अच्छा जी. तो ऐसा हमारे पास है तो lambda you know that is Q upon L. It implies this Q is equal to lambda into L. तो Q is equal to lambda into L. तो हमारे पास Q की वैल्यू आ गई जो इस वायर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है. ठीक है. अब हमें यूज करना है गॉसेस लॉ को. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट ए गॉसियन सरफेस. हमने क्या कंस्ट्रक्ट करना है, गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करना है ऑफ रेडियस स्मॉल r एंड लेंथ स्मॉल l. तो स्मॉल r रेडियस वाला हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है, गॉसियन सरफेस, और उसकी लेंथ कितनी है L. देन अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग यू नो वेरी वेल इट इज E vector dot ds is equals to Q upon epsilon naught. Now we have the value of Q that is lambda into L. तो इसलिए हम lambda into L को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे and we will get it as lambda L upon epsilon. क्लियर. अब देखिए इस इक्वेशन में हमारे पास वेक्टर E डॉट वेक्टर ds गिवन है और वो भी किसके लिए, फॉर ए क्लोज्ड सरफेस. अब देखिए ये जो क्लोज्ड सरफेस बना है ये किन किन सरफेसेस को मिलाकर बना है. Here it is surface 1, the top of this cylinder. Here it is surface 2, the bottom of the cylinder, and this is the curved surface. ठीक है. ये सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस है. ठीक है. तो इस सरफेस का नेम हम रख लेंगे फ्री. इट मींस हमारे पास जो एक क्लोज्ड सरफेस बना है
वो किस किस को मिलाकर बना है? surface 1, surface 2 and surface 3, which is a curved surface. So we can write this equation as integration of E vector dot ds vector for first surface plus integration for E vector dot ds for second surface plus integration of E vector dot ds vector for थर्ड सरफेस। तो इस तरह से इन तीनों सरफेसेस को मिलाकर एक क्लोज्ड सरफेस हमारे पास बन रहा है एंड इट इज इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमने सभी सरफेसेस में देखना है कि E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच में कितना कितना एंगल बन रहा है। हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और वहीं से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहां ध्यान से अगर हम देखें, देखिए दिस इज सरफेस 1, इसका जो एरिया वेक्टर होगा, यू नो वेरी वेल एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसलिए ये हमारे पास आ गया ds वेक्टर। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? रेडियली आउटवर्ड्स। तो हियर इट इज E वेक्टर। तो E वेक्टर और ds वेक्टर अगर हम ध्यान से देखें फर्स्ट सरफेस के लिए बोथ आर एट 90 डिग्री। सिमिलरली हम सेकंड सरफेस के लिए देखेंगे, देखिए बॉटम है सिलेंडर का, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा दैट इज ds वेक्टर and area vector is always perpendicular to the surface. Clear? And electric field for positive charge, it is again radially outwards. It means it is E vector here. ठीक है, तो यहां पर भी E वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ds वेक्टर। तो सरफेस 1 और सरफेस 2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के क्या रहे हैं? परपेंडिकुलर। अब हम बात करेंगे कर्व्ड सरफेस 3 की। सो लेट दिस इज द एलिमेंट्री पार्ट ऑफ दिस सरफेस, दिस इज ds। तो ds के परपेंडिकुलर क्या आएगा? दैट विल बी ds वेक्टर। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आना है? रेडियली आउटवर्ड्स। तो हम ध्यान से देखें, सरफेस फर्स्ट, सरफेस 2 के लिए E वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ds वेक्टर, जबकि इन केस ऑफ दिस थर्ड सरफेस व्हिच इज ए कर्व्ड सरफेस, E vector is parallel to ds vector. तो देखिए we can substitute the values of angles here after removing this dot. तो dot product में जब हम remove करते हैं तो उसको cos theta के फॉर्म में लिखते हैं। So we can say from equation 2 or we can say here E vector is perpendicular to ds vector। किस किस के लिए? For surface 1 and 2। तो surface 1 और 2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या है? ds वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, लेकिन थर्ड सरफेस के लिए क्या है? But E वेक्टर इज पैरेलल टू ds वेक्टर फॉर सरफेस 3 which is the curved surface। ठीक है, तो इसका मतलब है फर्स्ट और सेकंड सरफेस के लिए एंगल कितना है? 90 डिग्री। सो देयरफॉर इक्वेशन 2 इंप्लाइज, इक्वेशन 2 से हमें मिलेगा E ds cos ऑफ 90 डिग्री फॉर फर्स्ट सरफेस प्लस E ds cos ऑफ 90 डिग्री फॉर सेकंड सरफेस। समझ लो ना बात को? प्लस E ds cos of 0 degree for third surface and it is equals to, here is lambda L upon epsilon। ठीक है, तो फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, थर्ड सरफेस सभी के लिए हमने सब्स्टिट्यूट कर ली E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच का एंगल। अब cos 90 you know very well 0, cos 90 is equal to 0 but cos 0 equals to
1. सो यहां से हमें मिल रहा है 0 + 0 + E into ds for third surface, and it is equals to lambda L upon epsilon naught. Or from here we can say E into integration of ds for third surface is equal to lambda L upon epsilon. समझे ना बात को? से it is equation 3. अब देखिए यहाँ पर थर्ड सरफेस के लिए हमने ds की वैल्यू देखनी है. टोटल सरफेस एरिया कितना है? तो कर्व्ड सरफेस के लिए एरिया होता है 2 pi r into l, मींस ब्रेड्थ इनटू लेंथ. तो लेंथ है इसकी स्मॉल l और ब्रेड्थ है इसकी 2 pi r. तो इसलिए हम बोलेंगे here integration of dx for third surface is equal to 2 pi r l. तो थर्ड इक्वेशन में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो देयरफॉर इक्वेशन 3 implies E into 2 pi r l is equals to lambda L upon epsilon naught. तो स्मॉल l और स्मॉल l कैंसिल हो जाएंगे. सो फ्रॉम हियर वी कैन से E is equals to, यहां से हम E कैलकुलेट कर लेंगे. इट इज इक्वल टू lambda डिवाइडेड बाय 2 pi epsilon naught into, here it is small r. This is the magnitude of this electric field intensity due to uniformly charged long straight wire. ठीक है, तो देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ दिस वायर. ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ की बात नहीं आ रही है. फ्रॉम हियर वी कैन से E is inversely proportional to R and E is directly proportional to lambda. इन दो चीजों पे डिपेंड करता है. E is inversely proportional to R but E is directly proportional to charge density. तो जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतना ही ज्यादा क्या होना है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होना है. और इस वायर से जितनी दूर हम जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही वीक होता जाएगा. समझ गए ना बात को? हम इसको वेक्टर फॉर्म में राइट करना चाहें तो वी कैन राइट इट इन वेक्टर फॉर्म. हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दिस E वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 pi epsilon naught r. ठीक है, इनटू सम डायरेक्शन and that is here unit vector n. ठीक है, and this unit vector n is along this ds vector और E vector. समझ गए ना बात को? तो इसलिए E वेक्टर को हम इस तरह से वेक्टर फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं where unit vector n is perpendicular to the curved surface. So this was about the electric field intensity due to a straight wire. एक straight wire की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर ली है. ठीक है, तो देखिए कितनी आई है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू. E is equal to lambda upon 2 pi epsilon naught r. This is the value of electric field intensity due to uniformly charged straight कंडक्टर और स्ट्रेट वायर. ठीक है, अब हमने सेकंड देखना है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट थिन शीट. अब की बार हमारे पास कोई शीट दी हुई है इनफाइनाइटली लॉन्ग और उसकी थिकनेस कैसी है? thin, that is small thickness. Clear? So let's consider we are having a wire straight sheet like this of infinite length. ठीक है, इसके ऊपर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है और वो भी कैसा है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस. दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट थिन शीट. बिल्कुल पतली शीट की बात की जा रही है. तो देखिए अब की बार हमने इसके लिए फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वो भी बाय यूजिंग गॉसेस लॉ. मींस दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ. दिस इज द 2 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
चार्ज, ठीक है। दैट वाज स्ट्रेट वायर क्या था, वन डायमेंशनल, नाउ इट इज टू डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो हमारे पास दिया हुआ है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो हम मान लेते हैं लेट यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट थिन शीट, इनफाइनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी गिवन है आपके पास, दैट इज सिग्मा। तो सिग्मा इसके पास गिवन है तो चार्ज निकाल लेंगे, देन चार्ज ऑन इट सिग्मा इज इक्वल्स टू q upon s. So from here we can say this q is equal to sigma into s. This is the charge present on this infinite thin sheet, ठीक है। अब देखिए इनफाइनाइट थिन शीट में हमें फिर से गॉसिस लॉ का यूज करना है। हमें फिर से क्या चाहिए, एक क्लोज्ड सरफेस जिसको हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें यहां पर here, तो ये हमें बिल्कुल वैसे दिख रहा है जैसे वहां पर क्या था, स्ट्रेट वायर। तो वहां पर क्या बना था, गॉसियन सरफेस, सिलेंडर। यहां भी गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, सिलिंड्रिकल बनेगा। बट हियर इज द डिफरेंस, जो गॉसियन सरफेस बनेगा दैट विल बी ए क्लोज्ड सिलेंडर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस शीट। सो वी कैन से इट विल बी लाइक दिस। This is the Gaussian surface here. ये यहां पर Gaussian surface बन रहा है, ठीक है। And this is perpendicular to the, किसके perpendicular रहा है, sheet, like this. This is the Gaussian surface here. बना यहां पर भी सिलेंडर ही है लेकिन शीट के परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर भी वैसे ही थ्री सरफेसेस आ जाएंगे, फर्स्ट सरफेस, second surface and third surface is this curved surface of this cylinder। इस तरह से यहां पर थे 1 2 3 surfaces, क्लियर। अब हमें गॉसिस लॉ का यूज करना है, तो कंस्ट्रक्ट ए गॉसियन सरफेस। हमने गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी लेंथ that is equal to small r on the either sides of the sheet। शीट के इस तरफ भी स्मॉल r है इसकी लेंथ और शीट के इस तरफ भी स्मॉल r है इसकी लेंथ, मींस लाइक दिस, दिस इज आल्सो स्मॉल r, ठीक है। हाँ, और लेंथ स्मॉल r on either sides of शीट के दोनों साइड्स कैसे हैं, लेंथ स्मॉल r वाले सिलेंडर कंस्ट्रक्ट किए हैं, क्लोज्ड सरफेसेस, ठीक है। इसमें भी थ्री है। देखिए अब फर्स्ट सरफेस है, दिस इज फर्स्ट सरफेस, ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना है, रेडियली आउटवर्ड्स, ई वेक्टर। दिस इज फर्स्ट सरफेस, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, मींस दैट इज आल्सो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेन फॉर सेकंड सरफेस वी आर हियर, हम सेकंड सरफेस की बात करें तो सेकंड सरफेस में भी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड्स एंड एरिया वेक्टर ds वेक्टर इज लाइक, क्लियर। देखो थर्ड सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड एंड एरिया वेक्टर इज लाइक दिस, जिस तरह से मैंने ये मार्कर रखा हुआ, ठीक है। इट मींस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द एरिया वेक्टर। तो हियर फॉर कर्व्ड सरफेस इट इज परपेंडिकुलर। देखो पहले वाले से अपोजिट हो रहा है, पहले वाले में फर्स्ट और सेकंड सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर आपस में कैसे थे, परपेंडिकुलर, जबकि यहां पर फर्स्ट और सेकंड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल। क्लियर, समझ लो बात को। अच्छा जी, थर्ड सरफेस के लिए यहां पर E वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ds, जबकि उधर इससे उल्टा था, थर्ड सरफेस में दोनों पैरेलल होते थे। क्लियर,
क्योंकि यहाँ पर ये जो क्लोज सिलेंडर बना है दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द शीट, शीट के परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ पर लाइन या वायर के पैरेलल होता था, तभी इसलिए डिफरेंस पड़ रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल है, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए इस चीज का ध्यान रखें। क्लियर? अब हमें उसी मेथड से फाइंड आउट करना है, गॉसिस लॉ अप्लाई करेंगे एंड by using that Gauss's law we will find out the value of electric field due to this infinitely uniformly charged thin sheet, ठीक है। so we can say then using Gauss's law, तो Gauss's law के अकॉर्डिंग क्या है, ये है हमारे पास E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q हमारे पास कितना है, that is sigma into s, so we can say it is sigma s upon epsilon naught। अब हम इस क्लोज सरफेस को देखेंगे, किसको मिलाकर रहना है, it is made up of E vector ds vector for first surface plus E vector dot ds vector for second surface plus E vector dot ds vector for third surface, and it is equal to sigma s upon epsilon naught। Now here it is E vector dot ds vector, so we can say in case of first and second surface, आप चाहें तो यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 2 का नेम भी दे सकते हैं, and here is the right for surface 1 and 2। surface 1 और 2 में E vector is parallel to ds वेक्टर, इसका मतलब है थीटा कितना है, 0 डिग्री, एंड E वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ds वेक्टर फॉर सरफेस 3। सरफेस के लिए 3 के लिए कितना है, 90 डिग्री है, बोलने का मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए सेकंड इक्वेशन में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो देयरफॉर इक्वेशन 2 इंप्लाइज, इक्वेशन 2 से हमारे पास आ रहा है E ds cos of 0 डिग्री, किसके लिए, फॉर फर्स्ट सरफेस, प्लस E ds cos of 0 डिग्री किसके लिए दी, फॉर सेकंड सरफेस, प्लस E ds cos of 90 डिग्री फॉर थर्ड सरफेस, एंड इट इज इक्वल्स टू, here it is sigma s upon epsilon naught। now we will solve this, यहां से हमारे पास आ गया, so we can say here we get, now here it is E into ds for first surface, because cos 0 equals to 1, cos 0 equals to 1, cos 90 equals to 0, so it is plus E into ds for second surface plus 0, and it is equals to sigma s upon epsilon naught। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, इट मीन्स देखिए हम मान लेते हैं, लेट देखो फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस बोथ आर टॉप एंड बॉटम ऑफ द सिलेंडर एंड दे आर इक्वल्स टू s, total area of top of the cylinder and bottom of the cylinder is s। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, फिर E into s plus E into s is equal to sigma s upon epsilon naught, or we can say 2es is equal to sigma s upon epsilon naught। s और s कैंसिल हो गया, आपके पास तो बचता है E is equal to sigma upon 2 epsilon naught। so this is the electric field intensity, this is the magnitude of electric field intensity due to uniformly charged thin sheet। तो uniformly charged thin sheet की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होना है। यहां से हम फिर से बात करें तो E is again directly proportional to charge density, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होनी है, लार्जर होनी है। आप समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। इसको हम वेक्टर फॉर्म में राइट करना चाहें तो देखिए, इन केस ऑफ वेक्टर फॉर्म E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन
2 एप्सिलॉन नॉट इनटू सम यूनिट वेक्टर, और ये यूनिट वेक्टर कौन है? दिस यूनिट वेक्टर इज द वेक्टर व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी and is perpendicular to the surface area, इस surface area के perpendicular है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास E vector is equal to sigma upon 2 epsilon naught into unit vector n, क्लियर। अच्छा, अगर ये शीट थिन होने के बजाय थिक हो, दिस इज द स्पेशल केस फॉर थिक शीट, शीट थिन नहीं है, थिक है। ठीक है, तो इसका मतलब है जो चार्ज यहां पर एक्युमुलेट हो सकता है उतना ही चार्ज इसके दूसरे सरफेस पे भी एक्युमुलेट हो सकता है। इट मींस इन केस ऑफ ए थिक शीट चार्ज इज एक्युमुलेटेड ऑन इट्स बोथ द सरफेसेस, मीन चार्ज कितना हो जाएगा? डबल। मीन चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी? डबल। इट मींस हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगा? दैट विल बी डबल ऑफ दिस, मींस 2 sigma upon 2 epsilon naught, means it is equal to sigma upon epsilon naught. This is for thick sheet and this is for thin sheet. Thin sheet के लिए sigma upon 2 epsilon naught, और अगर शीट थिक हो तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि थिक शीट में चार्ज दोनों तरफ एक्युमुलेट हो सकता है, जबकि थिन शीट में चार्ज सिर्फ एक सिंगल लेयर में ही एक्युमुलेट हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज द एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। इसके बाद हम करेंगे इसकी एप्लीकेशंस। ये हो गया फर्स्ट 1 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सेकंड हो गया 2 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और थर्ड हम करेंगे 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। सो टिल दैट बाय।